हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मीत और आप सीखेंगे मेरे साथ हिंदी। जी हाँ, हिंदी एक बहुत ही मीठी और बहुत ही सरल भाषा है। बच्चों, ये हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी तकलीफ है हिंदी सीखने में तो डोंट वरी, क्योंकि अब आ गई है मीत। क्योंकि अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मीत। जी हाँ बच्चों, इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएं, मैं देना चाहती हूँ आपको एक छोटी सी एडवाइस। बच्चों, पढ़ाई पर करना कभी भी नो कॉम्प्रोमाइज। हमेशा कहना सच, कभी ना कहना लाइज। जिंदगी में अगर होना है राइज तो बी गुड, बी नाइस। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो हमारी आज की कहानी है कश्मीरी सेब, जो लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। तो आपने कभी पहले सोचा है कि कश्मीरी सेब ही क्यों? तो बच्चों, जैसे नागपुर के संतरे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, बिल्कुल वैसे रत्नागिरी के आम भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कश्मीरी सेब, कश्मीर के सेब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। वो बहुत ज्यादा मीठे और रसीले होते हैं। तो अगर बाकी सेब यहाँ हैं, कश्मीरी सेब यहाँ होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कश्मीरी सेबों का हमारी कहानी से क्या संबंध है। तो आइए बढ़ते हैं लेखक के परिचय की तरफ। तो हमारे लेखक का नाम, जैसे आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी है। उनका पूरा नाम धनपत राय। उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880, यानी कि 31 जुलाई 1880। उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880, यानी कि 31 जुलाई 1880। उनका जन्म स्थल था वाराणसी का एक छोटा सा गांव है, लम्ही गांव। उनका जन्म वहीं हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 में, यानी कि 8 अक्टूबर 1936। उनके पिताजी का नाम था अजायब राय। उनकी माता थी आनंदी देवी। उनकी भाषाएं हिंदी व उर्दू रही हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं थी गोदान, गबन, करम भूमि, निर्मला, सेवा सदन। इनमें से आपने कोई भी 3 अगर याद कर लिया अच्छी तरह से तो आपकी परीक्षा के लिए काफी है। नौकरी, वो शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। उनकी प्रसिद्ध कहानियां थी पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा। तो बच्चों, इसमें भी अगर आपने कोई भी 3 याद कर लिया अच्छी तरह से, वो काफी है। तो ये था हमारा लेखक परिचय। अब जानेंगे कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने आखिर ये कहानी लिखी क्यों। तो लेखक इस कहानी द्वारा हमें सचेत करते हैं, यानी सावधान करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय हमने सावधानी नहीं बरती तो धोखा खाने की संभावना होती है। जी हाँ बच्चों, तो जैसे अगर आपकी माँ आपको कहती है कि बच्चों फर्श गीला है, आगे सामने मत आना, तो वो आपको क्या कर रहे हैं? सावधान कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमें सचेत या सावधान कर रहे हैं। और अगर फिर भी आप आगे चल पड़े तो संभावना है कि आप वहां गिर जाएंगे। वैसे ही संभावना। तो याद रखिएगा कि लेखक हमें सचेत कर रहे हैं कि हम सावधान रहें, ताकि हमें धोखे की कोई संभावना ना हो। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम खरीदारी ध्यान से करें, ताकि हमें निराशा का मुंह ना देखना पड़े। क्योंकि बेईमानी का अवसर देना भी बेईमानी में संयोग देने जैसा है। अगर हम उन्हें मौका देंगे तभी तो वो हमारे साथ बेईमानी कर पाएंगे ना। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो हम उन्हें कोई अवसर ना दे पाएंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी हमें सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने हमें सावधान रहने के लिए कहा? आइए जानते हैं इस कहानी के थ्रू। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। अगर आप देख रहे हैं तो चौक यहाँ हाईलाइटेड है। बच्चों, आप भी अपनी किताब उठाइए, कलम उठाइए, और जैसे कि हमने इन
शब्दों को हाईलाइट किया है, आप भी उन्हें अंडरलाइन यानी रेखांकित कीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि ये मुंशी प्रेमचंद जी ही हैं जो चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गए थे। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं और जब वो जा रहे हैं तो वहां रास्ते में ही उनको पंजाबी मेवा फरोश यानी सूखा या ताजा फल बेचने वाला। तो मेवा फरोश कठिन शब्द है पर याद रख लीजिए। मेवा फरोश यानी मेवा या सूखा या ताजा फल बेचने वाला वो रास्ते में पड़ रहे हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। तो हमारे साथ कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई खूबसूरत चीज देख लेते हैं तो हमारी नजर पड़ जाती है ना, चाहे वो कोई अच्छी कार हो या कोई अच्छी कलम, हमारी नजर खूबसूरत चीजों पर पड़ ही जाती है। बिल्कुल वैसे ही मुंशी प्रेमचंद जी की नजर गुलाबी सेबों पर पड़ी थी। वो बहुत ही अच्छी तरह से सजे हुए थे, रंगदार थे, गुलाबी थे, तो उनकी नजर वहां पर पड़ गई। तो अब वो चौक में जा रहे हैं, उनकी नजर पड़ गई है, फिर भी उन रास्ते में वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं। अब वो क्या सोच विचार कर रहे हैं? कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम सोचते हैं ये बिल्डिंग पहले तो थी नहीं, अब कहां से आ गई, है ना। बिल्कुल वैसे ही तो आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रवृत्ति यानी कि नेचर। आजकल पढ़े लिखे जो लोग हैं वो आजकल कोई भी चीज लेते हैं तो सोच के विचार के लेते हैं कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है। शिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग, है ना। ऐसा कई बार होता ही है ना हमारे साथ। टमाटर को पहले कोई पूछता भी नहीं था, अब टमाटर एक आवश्यक अंग बन गया है। किसका आवश्यक अंग बन गया है? भोजन का। हाँ, पहले कोई टमाटर को पूछता ही नहीं था। आजकल लोग तो टमाटर की चटनी बना रहे हैं, टमाटर के पुलाव बना रहे हैं, या फिर टमाटर की बिरयानी भी बनने लगी है आजकल। हाँ बच्चों, हम आजकल अपने हर व्यंजन, हर भोजन में टमाटर को डाल रहे हैं। तो इसीलिए वो एक आवश्यक अंग बन गया है। जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे ही वो भोजन का अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, पहले कोई भी गाजर खा लेता था। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, पर जो अमीर लोग हैं वो ऐसे ही गाजर नहीं खाते थे, वो उसका हलवा बना के खाते थे। हलवे में काजू, बादाम, मेवा सब डाल के उसे भारी बनाते थे और फिर उसका मजा लेते थे। अगर घर में कोई मेहमान आया है तो उनको गाजर का हलवा खिला दो, गाजर की सब्जी दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। अब तो पता चल गया है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसीलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। इसीलिए गाजर अब मेजों पर स्थान पा लिए हैं। इस कहानी द्वारा, इस उदाहरण द्वारा मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी। जिस जमाने से मुंशी प्रेमचंद जी आते हैं उस जमाने में औरतें भी सिर्फ तभी ये माना गया था कि वो सिर्फ घर में बैठ सकती हैं, खाना बना सकती हैं, बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। पर आज क्या हो रहा है बच्चों? उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उन्होंने अपना स्थान बनाया है। कैसे? वो आज आदमी से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, है ना। उन्होंने बनाई है ना अपनी स्थान, अपनी जगह। बिल्कुल वैसे ही गाजर और टमाटर ने अपनी जगह बनाई है। तो हम सिर्फ गाजर और टमाटर, सेब कहाँ है ना, आ रहा है, ध्यान से देखिए। सेब के विषय में तो ये कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत भी ना पड़ेगी। ये बात तो सुनी होगी ना, आपकी माँ से पक्का सुनी होगी आपने कि अगर आप दिन में एक सेब खाएंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं।
बच्चों, अगर डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको नीमकोड़ी खाना है क्योंकि आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या करते हैं? हम नीमकोड़ी तक खा लेते हैं। नीमकोड़ी यानी एक फल, नीम का एक फल जो बहुत ही कड़वा होता है, पर अगर डॉक्टर ने कह दिया खाना है तो बस खाना ही है। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। तो अब सेब को और आम की तुलना की जा रही है कि आम तो माना ही गया है कि वो रस का देवता है ना? रस को इसीलिए थोड़ी ना राष्ट्रीय फल माना गया है, वो इतना रसीला, इतना मीठा होता है। बिल्कुल वैसे ही अब आम अगर अपनी जगह बना चुका है तो सेब भी अपनी जगह बना रहा है, वो भी स्वाद में आम से कम नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बंबई के अल्फांसो की तो बात ही दूसरी है। ये अलग अलग आम की वैरायटीज हैं जो अलग अलग तरह से मीठे होते हैं। आम का नाम सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है ना? ऐसा कोई फल है जो आम को टक्कर दे सके? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं? है तो काफी है या नहीं? आम की अभी भी परीक्षा चल रही है कि क्या वो सिर्फ स्वाद में ही अच्छा है या फिर उनमें प्रोटीन और विटामिन इतने सारे हैं। ये अभी तक डॉक्टर देख रहे हैं। देखिए, इन विषयों पर अभी भी किसी पश्चिमी डॉक्टर यानी वेस्टर्न डॉक्टर्स की व्यवस्था देखने में नहीं आई है, अभी तक पता नहीं चला है। सेब को ये व्यवस्था मिल चुकी है, पर सेब माना गया है कि वो गुणों से भरपूर है। आम को अभी तक माना नहीं गया, लेकिन सेब को माना गया है। याद रखिए, ये उस जमाने की बात है जब मुंशी प्रेमचंद जी थे। अब वो केवल स्वाद की चीज ही नहीं, उसमें गुण भी हैं। तो सेब में सिर्फ स्वाद ही नहीं है, उसमें तो गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे, तो उन्होंने दुकानदार से क्या किया? मोल भाव। मोल भाव यानी उसकी मूल्य, उसकी कीमत जानी कि सेब कितने का है। तो मोल भाव याद रखिए दोस्तों, मूल्य, कीमत। तो उन्होंने उनसे मोल भाव किया। किससे? दुकानदार से। ये है हमारा दूसरा पात्र। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हमारा पहला पात्र, वैसे दुकानदार दूसरे पात्र हैं। तो दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? दुकानदार अपनी चीज ग्राहक को, यहाँ ग्राहक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी को बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? उन्हें बोल के कि बहुत ही मीठे सेब हैं और खास कश्मीर से आए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप ले जाइए। तो मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। किसे कहा? मुंशी प्रेमचंद जी ने दुकानदार से कहा कि सेब जो अच्छे मीठे वाले सेब है ना, कश्मीरी सेब, वो मेरे लिए चुन चुन कर रखिए। दुकानदार ने तराजू उठाई। तराजू यानी तोलने का साधन। उन्होंने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, तराजू यानी बच्चों, अगर हम कोई चीज, जैसे बाजार में हम आलू ले लो या प्याज ले लो खरीदने जाते हैं, तो हमें क्या करते हैं दुकानदार? तराजू में तोल के देते हैं ना। बिल्कुल वही होता है तराजू। तो यहाँ पर सेब तोले जा रहे हैं। दुकानदार ने अपने नौकर से बोला, लौंडे आधा सेब कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। तो दुकानदार लौंडे, लौंडे मतलब लड़के, ए लड़के जा, शायद वो उसे कोई इशारा कर रहा है, और सेब निकाल ला, चुन कर लाना। चुन कर लाना यानी कि शायद वो कोई इशारा दे रहा है। अब वो अच्छे सेब हैं या कैसे सेब है, आगे देखते हैं। लौंडा 4 सेब लाया, दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। तो लौंडा यानी वो लड़का 4 सेब लाया, दुकानदार ने तोल लिया। अब दुकानदार ने किस में तोला था? तराजू में।
एक लिफाफे में उन्हें रखा, यानी कि एक कवर में, एक बैग में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। तो उन्होंने वो चीज उन्हें रुमाल में बांधकर, जो उन्होंने यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो रुमाल दिया था उसी में बांधकर उन्हें दे दिया। मैंने 4 आने उनके हाथ में रखे, तो उन्होंने 4 आने रखे थे। बच्चों, पहले 1 रुपए का आधा होता था 50 पैसे, 50 पैसे का आधा होता है 4 आने। तो उस जमाने में 4 आने चलते थे, यानी 1 रुपए के आधे का आधा। आज के वक्त आपको ये नहीं मिलेंगे। तो यही खत्म होता है हमारा कश्मीरी सेब का पहला भाग। जी हाँ बच्चों, अब हम करेंगे याद कि हमने अब तक क्या सीखा। हमने सीखा कि मुंशी प्रेमचंद जी गए थे चौक पर और वहां उन्होंने रास्ते में क्या देखा, मेवा फरोशों की दुकानें देखी जहां पर उन्हें रंगदार गुलाबी सेब दिखे। वो देखकर उनका जी ललचा उठा था, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकानदार से मोल भाव किया और सेब खरीद लिए। कितने में खरीदे थे याद है? 4 आने में। जी हाँ, आधा सेब खरीदे 4 आने में। बस यही हुआ था या और कुछ भी? टमाटर याद है? उन्होंने टमाटर के बारे में विचार किया था, उन्होंने सेब के गुणों के बारे में विचार किया था और सेब की तुलना की थी आम के साथ। ये सब चीजें याद रखिए बच्चों, क्योंकि अब करने वाले हैं हम इस भाग के प्रश्न उत्तर। हाँ बच्चों, चलो अब मेरे साथ पढ़ते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सिर्फ हमको एक ही वाक्य में उत्तर देने हैं, तो ज्यादा कुछ याद करने का नहीं है बच्चों। यहाँ पर या तो एक शब्द होगा या तो फिर 4-5 शब्द जो एक वाक्य में होंगे। हमारा पहला प्रश्न, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? जी हाँ, करेक्ट, वो गए थे चौक पर। मुंशी प्रेमचंद जी चौक में चीजें खरीदने गए थे। हमारा दूसरा प्रश्न, लेखक को क्या नजर आया वहां पर? क्या नजर आया था बच्चों? रंगदार गुलाबी सेब, है ना। बिल्कुल ठीक, उन्हें बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए थे। हमारा तीसरा प्रश्न, लेखक का जी क्यों ललचा उठा था? क्या देखकर उनका जी ललचा गया था? हाँ याद है, मैंने आपको बताया था, उनकी नजरें बताई थी, फिर बताया था कि उनका जी उस चीज को देखकर ललचा गया था। यस, दुकानदार पर रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा था। जैसे मेरा आम देखकर जी ललचा उठता है, बिल्कुल वैसे ही। टमाटर किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटर की चटनी, टमाटर के पुलाव, याद है? जी हाँ, टमाटर किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। हमारा पांचवा प्रश्न, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? मेरा पसंदीदा फल याद है आपको? जी हाँ, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। अगर बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है, याद है ना। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? अगर हम रोज एक सेब खाएंगे तो हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों याद रखिए, मेरे साथ बोलते भी जाइए। अब हमारे आ रहे हैं 2-3 वाक्य। अब हमारे पास 1 या 2 शब्द नहीं है याद करने को, अब 2-3 वाक्यों में हमें उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? तो शिक्षित लोग किस चीज पर विचार ज्यादा करते हैं जब कोई चीज खरीदते हैं? याद है मैंने आपको कहा था किस चीज पर विचार करते हैं? जी हाँ, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा?
दुकानदार ने लेखक से ये कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। यही बोलकर उन्होंने अपने ग्राहक को पटाया था ना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा तीसरा प्रश्न, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा था? याद है आपको? हाँ, ये लौंडे, उन्होंने बोला था उनको कि नौकर तू जा और आधा सेर कश्मीर सेब लेखक के लिए निकाल ला। जी हाँ, तो यही खत्म होते हैं हमारे 3 प्रश्न। आप बच्चों अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। अब तक जो भी हुआ है इस भाग का आप याद कीजिए, बाकी हम करेंगे दूसरे भाग पर। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, अगर करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मी।